तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 18th में और 18th में ये करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक वीडियो जो डेली का आता है हमारा 100 शब्दों वाला क्वेश्चन, सुबह 6 बजे आपको फिक्स वो वीडियो मिल जाता है। वो आपके सामने आ चुका है और आप लोगों ने देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा और आप लोगों को पसंद भी आ रहा है। ठीक है, आज का सेकंड वीडियो जो होता है डेली का, वो होता है हमारे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं डेली के न्यूज़पेपर में से, तो वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारे जो इंडिया के स्मार्ट सिटीज़ हैं उनकी आज एक रैंकिंग जारी हुई है। तो सबसे पहले हम बिकॉज राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो यह देखना ज़रूरी है कि राजस्थान की कौन सी रैंकिंग आई है। फिर यह देखना ज़रूरी है कि बाकी पहले, दूसरी और तीसरे स्थान पे कौन है। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। तो स्मार्ट सिटी, सबसे पहले तो एक बार स्मार्ट सिटी होता क्या है दोस्तों। स्मार्ट सिटी वो सिटी होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल तकनीकों का उपयोग करते हुए, आईटी का उपयोग करते हुए लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन हम दे सके। गुणवत्तापूर्ण जीवन मतलब रोटी कपड़ा और मकान तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें, आजकल सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से ही काम नहीं चलता, बिजली, पानी, शिक्षा, है ना, इन सब की अच्छी सुविधाएं लोगों के पास हो और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल तकनीकों का उपयोग करें, तो वैसे वाले शहर को स्मार्ट सिटी शहर कहते हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट सिटी शहर बनाने के प्रयास में स्मार्ट सिटी मिशन हमारे देश में लॉन्च किया गया था। तो उसी मिशन के तहत दोस्तों राज्यों और शहरों को खर्च दिया जाता है ना, जिन्होंने उस रैंकिंग में, मतलब जिन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए भी दोस्तों एक योजना चलाई गई थी और उस योजना में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहे कुछ शहरों को चुना गया था। और उसमें दोस्तों हमारे भी कुछ शहर है राजस्थान के, उनको दोस्तों बजट दिया जाता है और उस बजट के अकॉर्डिंग कौन सा शहर कैसा काम कर रहा है उसके अनुसार उनको रैंकिंग दी जाती है। तो अब देख लेते हैं, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इस बार राजस्थान का संपूर्ण भारत में द्वितीय स्थान रहा, जबकि पिछली बार राजस्थान 6वें स्थान पे था। तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि पहले 6वें स्थान पे रहने वाला राजस्थान आज द्वितीय स्थान पे आ गया है, मतलब दूसरा स्थान रहा है हमारे राजस्थान का संपूर्ण भारत में। किसमें? स्मार्ट सिटीज़ में, है ना। ये हम बात कर रहे हैं राज्यों की। हमारे जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें अगर बात करते हैं तो दोस्तों अभी हमारे यहाँ पे कितने राज्य हैं। पहले हमारे यहाँ पे 28 राज्य थे, फिर तेलंगाना बना, 29 बन गए। फिर जो ये था जम्मू कश्मीर था, इसको अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो फिर से अब 28 राज्य बन गए हैं। ठीक है, पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे दोस्तों? 7 थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर और ये जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, उन दोनों को, सॉरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उन दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, राज्य का दर्जा हटा दिया गया। तो यूनियन टेरिटरी बनाने के पश्चात 7 और 2 कितनी हो गई? 9 हो गई, है ना। लेकिन फिर दमन दीव और दादरा नगर हवेली 2 अलग अलग हुआ करती थी, उनको एक ही जगह कर दिया। तो अब फिर से कितनी यूनियन टेरिटरी हो गई? 8 हो गई, है ना। तो 28 राज्य प्लस 8 जो हमारी यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, तो टोटल हमारे यहाँ पे 36, मतलब राज्य गिने अपन 36 ये राज्य हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी और राज्य मिलाकर टोटल 36 थे। उनमें से राजस्थान का स्थान आया है दूसरा और पिछली बार स्थान था 6वां। तो प्राउड की बात है हमारे लिए कि हम 6वें स्थान से दूसरे स्थान पे आ गए हैं। कुल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पे झारखंड और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश रहा है। अगर पहले स्थान की बात करें तो दोस्तों सबसे अच्छा काम किया है झारखंड ने, और थर्ड स्थान पे दूसरा अपना राजस्थान है ही, और तीसरे स्थान पे दोस्तों आंध्र प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। और दोस्तों इन राज्यों के शहरों की बात करें तो दोस्तों इनमें से 100 शहर थे जो स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चूज़ किए गए थे। इन 100 शहरों में दोस्तों अगर हमारे बात करें कि राजस्थान के कौन कौन से शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी, एक तो वुमेन सुपरवाइजर की, एक उद्योग निरीक्षक की, एक उद्योग पर्यवेक्षक, उद्योग निरीक्षक, ऐसे 2 एग्ज़ाम थी, और एक महिला सुपरवाइजर थी, है ना। इन सब में दोस्तों स्मार्ट सिटी से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोस्टली तो यही बन जाता है कि राजस्थान के कौन से 4 शहर हैं जो स्मार्ट सिटी में हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारे कौन कौन से 4 शहर हैं। हमारे सिर्फ राजस्थान के 4 ही शहर हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिनमें चल रहा है, तो वो हैं उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर। बिकॉज कन्फ्यूज़न होता क्यों है दोस्तों? क्योंकि 2-3 और योजनाएँ हैं जिनमें भी राजस्थान का मतलब स्थान है, जैसे कि एक प्रसाद योजना में राजस्थान के 10 शहर चुने हुए हैं, है ना। तो इस तरह से 1-2 और
योजना है जिनमें राजस्थान के शहर है, तो इससे क्या होता है कि इन सब में मिक्सचर हो जाता है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ 4 ही है, उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर। ठीक है, ये 4 ही शहर हैं। तो इन्हें आप कैसे याद करोगे? तो दोस्तों मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, काजू। स्मार्ट कौन होता है? काजू होता है, मतलब कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। तो काजू से आप भी याद रखते हो, जब भी स्मार्ट सिटी का नाम आए आप काजू कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्मार्ट सिटी है, निम्न में से कौन कौन से हैं, कौन सा नहीं है। इवन मैंने खुद ने एक एग्ज़ाम में गलत किया था, तो इसलिए उसके बाद में मैंने ट्रिक बनाई थी और इसके बाद में मैं हमेशा याद रखती हूँ। तो काजू से आप याद रख सकते हो कि हमारे 4 शहर हैं जो स्मार्ट सिटी में आते हैं, तो वो है काजू। तो 100 शहरों में अगर हमारी रैंकिंग देखें दोस्तों, वैसे वो तो हो गई राजस्थान की बात की। ऑल ओवर 36 में से राजस्थान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, लेकिन 100 शहरों में राजस्थान का कौन कौन सा स्थान है? तो उदयपुर सबसे अच्छा रहा है दोस्तों 8वें नंबर पर, फिर कोटा रहा है 11वें नंबर पर, फिर अजमेर रहा है 29th पर, और जयपुर सबसे नीचे है हमारों में 36 पे, है ना। राजधानी होके भी 36वें स्थान पे दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन में जयपुर आया है। और राज्य के अब तक कुल 4 शहर स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किए गए हैं। तो ये मैंने वैसे ही लिखा है, काजू ही, कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, ताकि आप इसे अच्छे से याद रख पाओ, क्योंकि स्मार्ट सिटी अक्सर चर्चा में रहता है और अक्सर हम या तो अजमेर की जगह जोधपुर कर देते हैं या फिर कोटा की जगह बीकानेर कर देते हैं, एक दो इनमें उधर उधर हो जाता है। तो अगर छोटी छोटी सी ट्रिक कुछ होती है कभी कभी, तो वो हम ज़्यादा अच्छे से आंसर दे पाते हैं। और हाँ दोस्तों, आप में से ही एक लोगों का कमेंट था कि मैडम वीडियो आप बहुत ज़्यादा बनाते हो, तो फालतू की बातें ना करके डायरेक्ट मतलब वीडियो बनाया जाए तो ठीक रहेगा। मतलब कि वो कह रहे थे कि वीडियो 10 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों क्या आप भी ऐसा समझते हो कि 10 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं होना चाहिए? क्योंकि मेरे जो दोनों वीडियो होते हैं, बाकी जो और कोई सा भी वीडियो लेके आती हूँ मैं, वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होते। मेरा एकमात्र यही वीडियो होता है जो 30 मिनट्स तक का होता है, जिसमें मैं 5-7 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। तो आपको लगता है क्या कि इसमें मतलब इधर उधर की बातें ज़्यादा होती हैं और वीडियो आपके लिए यूज़फुल नहीं है? तो इसलिए वीडियो की अवधि कम की जानी चाहिए। बिकॉज़ मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो थोड़ा लंबा होता है, तो सबको नहीं है, सब तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन 1-2 कमेंट भी मुझे आते हैं, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी ऐसे कमेंट आते हैं अगर कि वीडियो लंबा होना चाहिए, इधर उधर की बातें कम होनी चाहिए, है ना। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो सच में 9 या 10 मिनट का ही होना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके जितने ज़्यादा कमेंट जिस हिसाब से आएंगे वैसे ही वीडियो चलेगा। कि आपको लगता है कि सिर्फ आपको ये क्वेश्चन ही सुनने हैं जो मैं सामने स्क्रीन पर लिखती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ के 10 मिनट क्या 5 मिनट में भी सुना सकती हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट अगर किसी को लगता है कि अभी जो चल रहा है वही यूज़फुल है और हम अच्छे सही ट्रैक पे जा रहे हैं, तो ऐसा ही चलेगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो अभी जो चल रहा है वो ठीक है या इसकी अवधि घटाई जानी चाहिए। ठीक है। एक दोस्तों मलाना गांव बहुत चर्चा में है। तो ये मलाना जैसे गांव है ना, ये प्री में भी क्वेश्चन बन जाता है और इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं, है ना। प्री में तो दोस्तों अगर राजस्थान का होता तो ज़्यादा चांसेस थे कि राजस्थान में कोई सा गांव अगर चर्चा में आ जाता है तो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट जो अभी चर्चा में है कोरोना की वजह से, तो इंटरव्यू में ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज ये राजस्थान का नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश का है। जैसे राजस्थान का दोस्तों पिपलांद्री गांव बहुत चर्चा में है ना, चर्चा में रहा है हमेशा से। तो ये हमसे पूछा गया था, पिपलांद्री गांव शायद 2015 की प्री थी, हाँ 15 वाली प्री में ही पूछा गया था, शायद 14 वाली प्री थी, 13th की प्री थी जो वापस 2015 में लगी थी, उसमें पूछा गया था पिपलांद्री गांव के बारे में। और शायद मेंस में पूछा गया था, प्री में भी नहीं, मेंस में, है ना। तो वहाँ का राजफल कार्यक्रम बड़ा चर्चा में है दोस्तों। एक बेटी के जन्मने पर वो लोग 100 या फिर कितने ऐसे कुछ संख्या है उतने पेड़ लगाते हैं। तो इसलिए वो गांव जो पहले कहीं सूखाग्रस्त गांव हुआ करता था, आज विश्व रूप से उसने एक अलग पहचान बना रखी है। अगर आप लोगों ने पिपलांद्री गांव का नाम नहीं सुना, राजफल कार्यक्रम का नाम नहीं सुना, तो यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। मतलब ढेरों डॉक्यूमेंट्री वहाँ पे बनी हुई है। और जो वहाँ के सरपंच है, अभी इस साल उनको पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है, तो इसलिए भी बहुत चर्चा में है, इसलिए भी आपसे पूछा जा सकता है। हाँ याद आ गया बातों बातों में। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं बिना मतलब की बात करती हूँ, लेकिन देखो बातों में मुझे याद आ गया ना, जो पिपलांद्री गांव के सरपंच हैं उस साल उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, और इसलिए दोस्तों वो फिर से चर्चा में आ गया पिपलांद्री गांव। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के राजसमंद का है। पिपलांद्री गांव मतलब कहाँ है, क्या है, क्यों प्रसिद्ध है, कौन सा कार्यक्रम चला गया था,
सरपंच का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो बस आपको कुछ ही नहीं करना, उनकी जोश जागरण पे उनके जो सरपंच है उनकी वो भी है एक पूरी जोश जागरण, आप देखते होंगे ना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ कुछ लोगों के देखती हूँ मैं जोश जागरण पे, है ना। मतलब कि एक वो मोटिवेशन वाले जो भाषण होते हैं, कोई भी कुछ अच्छा काम करता है उनको वो लेके आते हैं, और मतलब हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसे कुछ। तो वहाँ पे जो पिपलांद्री गांव के सरपंच हैं उनका भाषण भी है, प्लस पिपलांद्री के अनेकों ढेरों डॉक्यूमेंट्रियाँ हैं जो विदेशियों ने भी बना रखी है ना। तो आप लोग अगर एक दो डॉक्यूमेंट्री देख लोगे तो ज़िंदगी में कभी पिपलांद्री गांव नहीं भूलोगे। तो वीडियो देखने के बाद में एक बार पिपलांद्री गांव वाली डॉक्यूमेंट्री आप लोग सर्च कर लेना। तो उसी तरह से दोस्तों अब चर्चा में है हिमाचल प्रदेश का मलाना गांव। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मलाना गांव है कहाँ पे। तो दोस्तों मलाना गांव हिमाचल प्रदेश में है। और क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है दोस्तों कि एक भी कोरोना केस नहीं आया है वहाँ पे अभी तक। जहाँ के आज गांव की हालत ऐसी हो रही है कि गांव वालों मतलब शहरों की जगह गाँव में कोरोना के केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और गाँव की स्थिति भयावह होती जा रही है। वैसे ही एक ऐसा भी गाँव है देश में, हिमाचल प्रदेश का मलाना गांव, जहाँ पे एक भी कोरोना केस नहीं आया है। ना ही इन लोगों ने कोई कोरोना की दवाई ली है, ना ही इन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, फिर भी नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया है? यहाँ पर कोरोना के फैलते ही बाहर से आने वाले लोगों के लिए गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी गई, अतः गांव संक्रमण से सुरक्षित रहा। जब पिछली बार कोरोना फैला था दोस्तों, तो इस गांव के लोगों ने अपनी जागरूकता के आधार पर ही किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। जिससे क्या हो गया कि स्वतः अनुशासन अपनाया इन्होंने, जिससे क्या हो गया कि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति यहाँ से आ ही नहीं सका, बाहर से कनेक्टिविटी हो नहीं पाई, तो कोई कोरोना संक्रमित आ ही नहीं सका। इसलिए क्या हुआ कि गाँव पूरी तरह से सुरक्षित रह गया कोरोना से। अभी मलाना के 3000 लोगों ने जिस तरह से अनुशासन दिखाया, 3000 लोगों का गांव है, वह अनुकरणीय है। मतलब उन लोगों ने जिस तरह से काम किया है वो हमारे सारे देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। अगर उस जैसे गांव सारे गांव होते तो आज हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होते और हमारे गांव सुरक्षित होते। लेकिन दोस्तों सब तो सब कुछ नहीं कर पाते ना, कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही गाँव होते हैं, कुछ ही क्षेत्र होते हैं जो लोगों के लिए अनुकरणीय बनते हैं। तो उसमें हमारा मलाना गाँव भी एक है। एक दोस्तों कोविड की वजह से बहुत सारी जैसे बीमारियां फैल रही हैं। कभी हम म्यूकोरमाइकोसिस का अध्ययन करते हैं, कभी ब्लैक फंगस पढ़ते हैं, तो कभी कुछ, है ना। तो वैसे ही एक कोविड सोमनिया भी आई है, आज के पत्रिका के एडिटोरियल में थी। तो मुझे लगा कि एकदम से कोविड सोमनिया ऐसे दे दे तो पता नहीं चले, तो इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कोविड सोमनिया क्या, और हो सकता है प्री में कोई फैक्चुअल क्वेश्चन दे दिया जाए। तो दोस्तों ये भी कोविड से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनका ये एक परिणाम है कि कोरोना की वजह से घबराहट, कोरोना महामारी की वजह से उपजित घबराहट, बेचैनी और दिनचर्या के बदलाव से मानसिक स्वास्थ्य बहुत प्रभावित हुआ है। दोस्तों कोरोना जितना हमारा फिजिकली डैमेज कर रहा है उतना ही ज़्यादा हमें मेंटली भी नुकसान पहुंचा रहा है ना। कोरोना की वजह से मतलब जो लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं वो अगर 15 दिन हॉस्पिटल में रह के आ रहे हैं, वो हॉस्पिटल्स की जो हालत देख के आ रहे हैं ना, वो रिकवर होने में मतलब मेंटली उनकी हालत बहुत ऐसी हो गई है, कह रहे हैं कि मतलब बहुत सारे डेटा सामने नहीं आते हैं कि आसपास के लोग जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो बहुत सारे लोग मर रहे हैं, वहाँ सिचुएशन देखते हैं, खुद भी ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ते हैं, और अगर बच के निकल आते हैं तो वो ऐसी यादें लेके आते हैं, वो ज़िंदगी भर भूलते नहीं हैं उन चीज़ों को, है ना। तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बड़ा प्रभावित हुआ है। ऐसे में बहुत से लोगों को नींद की समस्या से वो पीड़ित हो गए हैं, इसे ही कोविड सोमनिया कहा गया है, ठीक है। तो मतलब कोविड की बीमारी की वजह से एक साइड इफ़ेक्ट के रूप में नींद आना बंद हो गई है ना, पोस्ट कोविड मरीजों को या फिर कोविड मरीजों को, उसे कोविड सोमनिया कहा गया है, ठीक है। तो आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप याद रख सकते हो। दूसरा दोस्तों एक मिस यूनिवर्स बनी, एक क्या मतलब मिस यूनिवर्स 2020 बनी है अभी। तो वो कौन बनी है? नई मिस यूनिवर्स बनी है, तो वो कौन बनी है? तो दोस्तों मेक्सिको की एंड्रिया मेजा नाम, क्योंकि एसएससी सीजीएल में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और यूनिवर्स क्योंकि अपने आप में एक बड़ा पद होता है दोस्तों, तो इसलिए कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में छोटे छोटे से फैक्ट्स वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों मेक्सिको की बनी है एंड्रिया मेजा, ठीक है। और भारत के 22 वर्षीय एडमिन कैसोलिना थर्ड रनर अप अर्थात चौथे स्थान पर रही। रनर अप मतलब
सेकंड रनर अप होती है, और फर्स्ट रनर अप होती है, और एक होती है विनर, है ना। तो सेकंड रनर अप मतलब थर्ड स्थान, और जो रनर अप होती है मतलब एक दूसरे स्थान वाले की होगी, और एक हो जाएगी दोस्तों विनर। तो थर्ड रनर अप कौन होगी? जो चौथे स्थान पे होगी, है ना। तो चौथे स्थान वाली इंडियन रही हैं, उनका नाम है एडमिन कैसोलिनो। तो ये भी हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे इंडिया की जो 22 वर्षीय एडमिन कैसोलिनो है वो फोर्थ स्थान तक पहुंची है ना। तो वह भी अपने आप में बहुत प्राउड की बात है। और जीता किसने है अवार्ड को? मिस यूनिवर्स बनी कौन है? एंड्रिया मेजो, मैक्सिको की है। मैक्सिको और मेजा, तो मे से मे मिक्स हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा अगर मिलाने के लिए पूछ लिया जाए तो हम आसानी से मिला सकते हो। हमारे लिए पता है क्यों? क्योंकि हमारी जो चौथे नंबर पे ये रही है ना, तो इनसे दोस्तों मतलब इनकी वजह से भारत की कौन से भारत नहीं, इस बार मिस इंडिया का पद किसने जीता? तो उसमें फर्स्ट देंगे भारतवंशी कैसोलिनो ने, है ना। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फोर्थ स्थान पे रही है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना। तो और फिर किसने जीता है? तो जीता किसने है? एंड्रिया मेजा ने, ठीक है। एक अगर दोस्तों आपने अगर बजट पढ़ा हो इस साल का, तो बजट में इस बार राजस्थान के बजट की बात कर रही हूँ, गोराध्याय योजना लॉन्च हुई थी। तो वही गोराध्याय योजना जो लॉन्च हुई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे सिर्फ दोस्तों योजनाओं के नाम गिनाते हैं कि हम आने वाले साल में ये योजनाएं लॉन्च करेंगे। तो वो जो गोराध्याय योजना थी वो अब लॉन्च कर दी गई है। आपको पता है गोराध्याय कौन थी? पन्नाध्याय को तो आप सब जानते होंगे, जिन्हें उदय सिंह की रक्षा की थी अपने बेटे चंदन की बलि देकर। किससे? बनवीर से, है ना। तो अपने बेटे चंदन को सुला दिया था, और बनवीर ने चंदन का गला काट दिया था, सोते हुए चंदन का, और ये जो उसको लेके चली गई थी उदय सिंह को। तो मेवाड़ राजवंश की रक्षा करने वाली थी गोराध्याय, है ना। तो वो सॉरी पन्नाध्याय। तो ऐसे ही गोराध्याय कौन थी? गोराध्याय दोस्तों जोधपुर के जो अजीत सिंह हैं, है ना। तो उनके जो पिताजी थे जसवंत सिंह, वो उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु के बाद में जन्मे थे अजीत सिंह। तो अजीत सिंह को मरवाने की कोशिश कर रहे थे औरंगजेब। औरंगजेब चाहते थे कि पूरा कब्जा कर लिया जाए जोधपुर राज्य पर, है ना। तो दोस्तों ये गोराध्याय थी, उन्होंने अजीत सिंह की रक्षा करी थी। किससे? औरंगजेब से। और अजीत सिंह को लेकर कहीं गुप्त स्थान पर निकल गई थी, है ना। फिर आगे दोस्तों दुर्गादास का भी नाम आता है ना। दुर्गादास ने भी अजीत सिंह को फिर राजा बनाने तक, बचपन से लेकर बड़ा करने तक बहुत सहायता करी थी। तो उनकी ज़िंदगी को बचाने में गोराध्याय का नाम आता है। तो जैसे मेवाड़ की पन्नाध्याय है, वैसे ही मारवाड़ की गोराध्याय फेमस है। तो इनके नाम पे दोस्तों इनको याद करने के लिए दृष्टि से और उनके बलिदान को पहचान दिलाने के लिए गोराध्याय योजना लॉन्च की गई है। तो गोराध्याय के नाम से जो योजना लॉन्च की गई है उसका नाम है गोराध्याय ग्रुप फॉस्टर केयर योजना, ठीक है। तो अब ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये अनाथ बच्चों के संरक्षण से संबंधित है ना। अनाथ बच्चों के जो संरक्षण करेगा, उन्हें कई तरह के इंसेंटिव सरकार दे रही है। इसके अंदर ही 0 से 18 वर्ष तक की आयु के संरक्षण की आवश्यकता और देखभाल करने वाले ऐसे बालक बालिका जिन्हें लंबे समय से परिवार आधारित देखभाल की जरूरत है, वो सभी इसमें शामिल होंगे। 18 वर्ष तक की कम आयु, 18 वर्ष तक की आयु के मतलब 0 से 18 वर्ष तक के वो बच्चे जिनके पास अभी परिवार नहीं है और उन्हें परिवार जैसी देखभाल की ज़रूरत है, वो तो इसमें शामिल होंगे, ठीक है। ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के संचालन हेतु अधिकृत स्वयंसेवी संस्था को पोष्य बच्चों के बेहतर पालन पोषण हेतु निर्धारित पालन पोषण भत्ता दिया जाएगा। दोस्तों जैसे कि अनाथ आश्रम स्थापित नहीं करते हैं, उनको वैसा ही कोई आश्रम अगर कोई स्थापित करना चाहता है तो उसे नाम दे दिया जाएगा ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी, है ना। उसको अगर वो कोई संचालन कर रहा है, फोस्टर केयर अगर कोई कर रहा है, तो उस स्वयंसेवी संस्था जो होती है उस एनजीओ को दोस्तों ऐसे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कुछ भत्ते सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। ये किस तरह से दिए जाएंगे? बच्चे के पोषण, वस्त्र, भोजन आदि हेतु 4,000 रुपये प्रति माह प्रति बालक दिया जाएगा। एक बच्चे के लिए उसका भोजन, पोषण और वस्त्रों के लिए 4,000 रुपये एक बच्चे के लिए हर महीने दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरा, पोष्य बालक बालिकाओं के देखभाल के लिए देखभालकर्ताओं के वेतन हेतु 20,000 रुपये प्रति माह। अब दोस्तों जिसने एनजीओ खोला है या जिसने फोस्टर केयर खोला है, वो खुद तो सारे काम करेगा नहीं। मान लो 20 बच्चे रख रहा है, 10 बच्चे रख रहा है या 5 ही रख रहा है ना, तो उसके लिए उसे
जो हेल्पर्स होते हैं उनकी ज़रूरत होगी, तो हेल्पर रखेगा अगर कोई तो 20,000 रुपये प्रति माह है उसे उन श्रमिकों के लिए, मतलब काम करने वालों के लिए दिए जाएंगे, है ना। जो भी देखभाल करता है वो रख रहा है उसके लिए दिए जाएंगे, ठीक है। उपयुक्त सुविधाओं के संचालन हेतु अन्य सभी प्रकार के सुविधाओं के लिए 10,000 रुपये प्रति माह और दिए जाएंगे। उनके लिए घर कहाँ से मतलब रखना है, उनके लिए बेड लाना है या फिर जो भी है, उन अलग से जो भी खर्चे हो रहे हैं उसके लिए उसे 10,000 रुपये प्रति माह है और दिए जाएंगे। तो 4,000 रुपये तो एक एक बालक का स्पेशल खर्चा, 20,000 रुपये उसके लिए जो वो देखभाल करता वहाँ पे रखेगा उनके लिए, और 10,000 रुपये अलग से जो खर्चे होते हैं उन सब के लिए दिया जाएगा। ये सब दिया जाएगा गोराध्याय फोस्टर ग्रुप केयर योजना, है ना, पन्नाध्याय ग्रुप फोस्टर केयर योजना। तो ऐसी योजनाएं दोस्तों सेंटेंस ही दे दिए जाएंगे आपको, पन्नाध्याय ग्रुप केयर फोस्टर योजना निम्न में से संबंधित है ना। तो फिर नीचे 4 सेंटेंस दे देंगे, तो हमें ऐसी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। और मुझसे तो बहुत सारे मॉक्स में पूछा भी गया है कि भाई अभी बजट में कौन सी ऐसी योजना लॉन्च हुई है जो कि मेवाड़ में किसी एक प्रसिद्ध पर्सनालिटी को याद करती है ना। तो फिर जैसे मैं बताती हूँ कि सर गोराध्याय योजना लॉन्च हुई है, तो गोराध्याय कौन थी, यह योजना किससे संबंधित है। फिर गोराध्याय से पन्नाध्याय वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, पन्नाध्याय से फिर गोराध्याय से दोस्तों दुर्गादास वाला भी क्वेश्चन आ जाता है। वहाँ पे एक लोकोक्ति भी फेमस है ना, माया डैसा पूत जने जेडो दुर्गादास, है ना। क्योंकि दुर्गादास ने अपने प्राणों की, मतलब प्राण तो नहीं गए थे उनके, लेकिन मतलब एक तरह से प्राण न्योछावर करने जैसा ही उन्होंने काम किया था और अजीत सिंह को राजा बनाने तक उन्होंने सहयोग दिया था, ठीक है। तो बाकी और देख लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021 किसे दिया गया, ये हिंदू की न्यूज़ है। तो हमारे दोस्तों भारतवंशी महिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिसेड। इन्हें बांग्लादेश में एक्वाकल्चर फूड कल्चर को अधिक पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के क्षेत्र में यह कार्य किया है। तो दोस्तों नाम से पता चल रहा है वर्ल्ड फूड प्राइज़ किससे रिलेटेड होगा, कोई खाने के क्षेत्र में कोई बेहतर काम करेगा उसे ही दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बार दोस्तों ये भारत की नहीं है लेकिन भारतवंशी है, मतलब इनका जन्म या फिर इनका परिवार भारत से संबंधित था, लेकिन अभी इनके पास में भारत की नागरिकता नहीं है, अभी ये किसी और देश के नागरिक हैं लेकिन कहीं ना कहीं भारत से संबंधित हैं। तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिसिड, और इन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश क्षेत्र में एक्वाकल्चर और फूड कल्चर को ज़्यादा पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कार्य किया है। कल्चर क्या होता है दोस्तों, मछली पालन और इनसे संबंधित जो भी होता है ना उसे बोलते हैं एक्वाकल्चर। तो उस क्षेत्र को ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया है और ज़्यादा अच्छे से, मतलब किस तरह से अच्छी मछली उपजाई जाए, किस तरह से उन्हें फ्रेश रखा जाए, ये सब किया है, ठीक है। यह भारतीय मूल की तथा वर्तमान में डेनमार्क की नागरिक है। वर्तमान में दोस्तों इनके पास में डेनमार्क की नागरिकता होती है, और आपको पता होता है कि अगर भारत का कोई नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो हमारी जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। अगर बात करें दोस्तों विश्व में पहला फूड प्राइज़ किसे मिला था, तो 1987 में पहला फूड प्राइज़ भारतीय नागरिक MS स्वामीनाथन को भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करने हेतु दिया गया था। दोस्तों हमारे लिए प्राउड की बात है कि विश्व में कहीं फूड प्राइज़ जब स्टार्ट हुआ था तो पहला ही फूड प्राइज़ 1987 में हमारे MS स्वामीनाथन जी को दिया गया था, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति लाई थी। हरित क्रांति लाने के पश्चात हुआ क्या था कि जो क्षेत्र, जो भारत पहले खाद्यान्न में भुखमरी का शिकार हो रहा था, हमें खाने के लिए भी अनाज विदेशों से मांगने पड़ रहे थे, वो भारत आज इतना आत्मनिर्भर हो गया था हरित क्रांति के बाद में कि वह विदेशों को एक्सपोर्ट करने की हालत में आ गया था 4-5 सालों में ही, है ना। तो यह काम किसने किया था, MS स्वामीनाथन जी ने किया था। तो इसलिए इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत शानदार काम किया, इसलिए 1987 में इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों एक बार और किसी भारतीय को मिला है, वो मिला है तीसरा, 1987 में पहला, फिर 88 में दूसरा, वो हमें नहीं याद रखना क्योंकि वो कोई अमेरिकी पर्सनालिटी थे, लेकिन 89 में फिर किसी भारतीय को मिला, और वो भारतीय कौन थे, तीसरा वर्ल्ड फूड प्राइज़ 1989 में भारतीय पर्सनालिटी डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन। तो नाम लेते ही याद आ गया होगा वर्गीज़ कुरियन कौन थे। वर्गीज़ कुरियन भारत में ऑपरेशन फ्लड चलाने वाले थे, है ना। तो इन्हें मिला था। तो ऑपरेशन फ्लड क्या था दोस्तों, राजस्थान में जो दुग्ध क्रांति लाई गई थी, है ना, दुग्ध के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना, है ना।
वो होता है ऑपरेशन फ्लड, वो था ऑपरेशन फ्लड। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने दोस्तों इस क्षेत्र में शानदार काम किया था और ऑपरेशन फ्लड लाने वाले यही थे। तो 1989 में इन्हें भी यह पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों आप ये बताइए कि वर्तमान में भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है ना? क्या भारत पहले नंबर पे है या दूसरे पे है या तीसरे पे है ना? ठीक है, तो आप लोग गूगल सर्च कीजिएगा जाके कौन सा स्थान है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। एक देश तो सिनोफॉर्म, तो हमसे अगर ऐसा ही दे दिया जाए सिनोफार्म क्या है, तो दोस्तों चीन द्वारा निर्मित कोविड-19 की एक दवाई है जिसे डब्ल्यूएचओ ने विश्व स्तर पर प्रयोग करने के लिए मान्यता दे दी है। तो दोस्तों क्योंकि क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां अभी भी दोस्तों कोविड की दवाइयां नहीं पहुंच पा रही, तो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा कि जितनी ज़्यादा दवाइयां मार्केट में आएंगी उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनेगी और दवाइयां सस्ती भी होंगी। अगर मार्केट में मान लो एक ही चीज़ है किसी भी चीज़ के लिए, अगर उसका एक ही विकल्प हमारे पास है तो वो विकल्प जो बना रहा है वो कितने भी पैसे ले सकता है, लेकिन अगर उसके बहुत सारे विकल्प हमारे पास हैं तो ऑटोमेटिक कंपटीशन से वो सस्ती हो जाएंगी। तो इसलिए अब चाइना की दवाई आई है सिनोफार्म, और सिनोफार्म क्या कर रही है, सिनोफार्म भी विश्व स्तर पर डब्ल्यूएचओ ने मान्यता दी है और कोविड-19 मतलब से बचने की नहीं, मतलब अगर कोविड हो गया किसी को तो उसको इलाज करने में सहायता करने वाली एक दवाई है। एक दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा कोरोना मरीजों की को दी जाने वाली किस थेरेपी को इलाज की सूची से हटा दिया है, तो दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी को इलाज की सूची से हटा दिया है। तो प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, आप सब लोगों ने पिछली बार सुना होगा वैसे, कि अब की बार तो एक कम चर्चा में रही है, पिछली बार ज़्यादा चर्चा में थी। प्लाज्मा थेरेपी क्या क्या होती है, जैसे कोई 1 पर्सन है दोस्तों, इसे कोरोना हो गया, ठीक है, और कोरोना होने के पश्चात ये रिकवर हो जाता है ना, रिकवर हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि एक बार जिसको कोरोना हो गया उसके शरीर में ऐसी एंटीबॉडी विकसित हो जाती हैं कि वह अगले साल तक, तो मतलब लगभग 1 साल तक उसमें ऐसी एंटीबॉडी विकसित हो जाती है कि वह कोरोना से फिर से संक्रमित नहीं हो पाता। लेकिन यह भी 100% श्योर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्टडी इस बात से सहमत है कि हाँ भाई ये नहीं हो पाता है ना, वापस से कोरोना नहीं हो पाता है। तो दोस्तों कुछ साइंटिस्टों ने बोला था कि इसके शरीर के अगर प्लाज्मा निकाल कर जो एक सेकंड पर्सन है जिसको अभी कोरोना है और जिसकी गंभीर स्थिति है कोरोना में, है ना, तो इसके शरीर के प्लाज्मा निकाल कर अगर ये डोनेट करता है और जो इस गंभीर स्थिति वाले कोविड पेशेंट के शरीर में वो प्लाज्मा दिया जाता है तो यह रिकवर हो सकता है, हो जाता है मतलब रिकवर, और तब यह बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। पहले अगर ये 20-25 दिन में सही हो रहा था तो अब यह 5-7 दिन में ही रिकवर हो जाएगा, क्योंकि इसने अपनी एंटीबॉडी जो इसने विकसित कर रखी थी वो इस पर्सन को दे दी, और इस पर्सन को एंटीबॉडी विकसित करने में अभी टाइम लगना था, लेकिन अभी इसके शरीर में एंटीबॉडी आ गई तो ये ठीक हो जाएगा। और इस थ्योरी को दोस्तों दिल्ली के बहुत सारे साइंटिस्टों ने मान्यता भी दी और बहुत सारे लोगों ने प्लाज्मा डोनेट भी किया और बहुत सारे लोगों ने प्लाज्मा लिया भी और ठीक भी हुए, है ना। लेकिन जो अभी सेकंड वेव आई है दोस्तों इसमें यह थ्योरी काम नहीं कर रही है ना। जो सेकंड वेव है उसमें बहुत कम ऐसा हो रहा है कि यह थ्योरी सफल हुई है और इस थ्योरी के ज़्यादातर नकारात्मक प्रभाव आने लगे हैं। तो अब हुआ ये है कि डॉक्टरों ने इस थ्योरी के लिए मना कर दिया है कि यह थ्योरी अब सक्सेसफुल नहीं है और लोगों पे काम भी नहीं कर रही है। इसलिए दोस्तों जो प्लाज्मा थेरेपी पहले दी जा रही थी और इवन सरकार खुद आगे से हमसे प्लाज्मा डोनेट करने की अपील कर रही थी, अब उस प्लाज्मा थ्योरी को इलाज की सूची से ही हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों एक तो 2 क्वेश्चन बताने हैं आपको। एक तो मैंने जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि दुग्ध उत्पादन में इंडिया का विश्व में कौन सा स्थान है, और ये भी बता दीजिए चलो कि इंडिया में कौन सा राज्य सर्वोपरि दुग्ध उत्पादन करता है और उसमें भी राजस्थान का कौन सा स्थान है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी है ना उसमें पशुपालन है ना, तो पशुपालन में दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना। और तो ये ऐसी चीज़ें हम अगर लिखते हैं कि भाई इवन दूध उत्पादन में हमारा ये स्थान है ना, तो वो मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाती है अगर सही डेटाज हम लिखते हैं तो। और दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि करंट अफेयर्स वाला जो ये वीडियो आता है इसकी अवधि छोटी की जानी चाहिए। मैं अगर बीच में ज़्यादा बकबक झकझक करती हूँ तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका टाइम ख़राब हो रहा है। तो यस और नो, छोटी करूँ या नहीं करूँ, जो इतना चल रहा है लगभग अराउंड 30 मिनट्स वो काफ़ी है, या फिर आपको लगता है टाइम ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस देते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।